हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेकर के आया हूं उसमें हम मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों को डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और मध्य भारत यानी कि मिड ऑफ इंडिया के बीच में इस रीजन में आने वाली जो भी पर्वत श्रेणियां हैं उनको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको अरावली माउंटेन रेंज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के उस चीज में आप उसको देख सकते हैं। अरावली माउंटेन रेंज हमारे पास दिल्ली से लेकर के हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई थी। ये वाले जो रेड वाला सेक्शन आप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे पास अरावली माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज है? अरावली माउंटेन रेंज है। इसके बाद जैसे ही हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे जाकर के हमको एक और माउंटेन रेंज मिलती है जो मोस्टली, जिसका अधिकांशतः हिस्सा लगभग 80% एरिया मध्य प्रदेश राज्य में है। उसको हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, पर्वत श्रेणी ये वाली रेड वाली, ये पर्वत श्रेणी हमारे पास जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ज्यादातर हिस्सा इसका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अब हम सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? अरावली। अरावली से साउथ में आए तो हमारे पास कौन सी पर्वत श्रेणी आ गई? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी को जो हिस्सा अलग कर रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा सा गैप हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है अरावली और विंध्याचल के बीच में जो डिवीजन या गैप पाया जाता है इंडिया को, वो कैसे उन दोनों को अलग करता है, तो हमारे पास क्या है? अरावली और विंध्याचल को जो डिवाइड करता है उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। किस फॉल्ट के नाम से जानते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। इन दोनों के बीच में और क्या क्या स्थिति आती है, तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ से नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर पड़ेगा, एमपी के अंदर हमारा पड़ेगा, अरावली के बाद पड़ेगा मालवा का पठार। कौन सा पड़ेगा? मालवा पठार। मालवा पठार के ठीक नीचे से सटा हुआ यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा जो रीजन होगा, इस वाले हिस्से में हमारे पास आएगा विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार आ जाएगा? विंध्याचल पठार। ठीक नीचे इसके ये हमारे पास पर्वत श्रेणी जो आ गई, ये वाली पर्वत श्रेणी है हमारे पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी, फिर मालवा पठार, फिर विंध्य पठार, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक नीचे बढ़ेंगे उससे तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। नेक्स्ट ठीक इसके नीचे मिलेंगे जाएंगे तो हमको यहाँ पर ये बड़ा सा ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा समझ के पढ़ते हैं। हमारा अरावली को विंध्य से या विंध्याचल से जिसने अलग किया वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और अगर हम इनका सीक्वेंस देखें उत्तर से दक्षिण की ओर तो हमारे पास सबसे पहले आती है अरावली, फिर मालवा पठार, मालवा पठार के बाद विंध्य पठार, विंध्य पठार के बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बाद ठीक नीचे आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और सतपुड़ा के ठीक नीचे आती है आपके पास महादेव पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बिहार, ये कौन सा राज्य है? बिहार। यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है आपको, राज्य का नाम क्या है? बिहार। बिहार में एक जगह का नाम है सासाराम। बिहार में एक जगह का नाम है सासाराम। सासाराम से ये पर्वत श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का कवर करती है, और यूपी से फैलती हुई पूरे महाराष्ट्र, पूरे मध्य प्रदेश को पार करती है। किसको पार करती है? पूरे मध्य प्रदेश को पार करती है। और लास्ट में जोराट नामक जगह है गुजरात में। कौन सी जगह है? जोराट, गुजरात में जाकर के ये समाप्त हो जाती है। तो सासाराम से कहां तक फैली हुई है? जोराट। सासाराम वही जगह है जहां पर हमारा शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आप सासाराम बिहार को इस नाम से पहचान लेंगे और याद कर लेंगे। और अगर आपको जोराट गुजरात का नाम ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिएगा, आपने गोधरा कांड का नाम सुना होगा, तो गोधरा के बिल्कुल पास में जोराट जगह है। किसके पास में? गोधरा। यहाँ पर गुजरात का गोधरा और इधर मध्य प्रदेश का है अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। अलीराजपुर यानी कि जहां पर भारत का सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है, लिटरेट रेट सबसे कम है ऐसा डिस्ट्रिक्ट, वो कौन सा? अलीराजपुर, महाराष्ट्र। तो दोनों सटे हुए हैं आपस में। यहाँ से ये सारी पर्वत श्रेणी आपस में फैली हुई है। पूरी पर्वत श्रेणी कहाँ फैली हुई है? बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्याचल। बहुत अच्छी बात है। देखो समझते हैं, ये पर्वत श्रेणी हो गई विंध्याचल। कौन सी हो गई? विंध्याचल। ठीक इसके नीचे ये वाली आपको माउंटेन रेंज रेड वाले ब्लॉक में मैंने दिखाई दी है, ये हमारे पास सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
ठीक नीचे इसके हो गई ये सतपुड़ा। तो एक श्रेणी ये हो गई, एक श्रेणी ये हो गई। तो बीच वाला हिस्सा कैसा हो गया, गहरा हो गया। ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, गहरा हो गया। तो ये जो है गहरा हिस्सा है, और ये जो पर्वत श्रेणियां बनी हैं किस टाइप की पर्वत श्रेणी है, जो फॉर्मेशन इसकी हुई है उसके हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। ये दोनों पर्वत श्रेणियां भ्रंश पर्वत श्रेणियां हैं। कैसी पर्वत श्रेणियां हैं, भ्रंश पर्वत श्रेणियां हैं, यानी कि फॉल्ट माउंटेन रेंज है। कौन सी माउंटेन रेंज है, फॉल्ट माउंटेन रेंज है, भ्रंश पर्वत श्रेणियां हैं, या हम इनको बोल सकते हैं ब्लॉक माउंटेन्स है। कौन से माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है या फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स है। अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह बच गई इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्ट वैली, या इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भ्रंश घाटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस तरीके की पर्वत श्रेणी है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा भ्रंश पर्वत श्रेणी है। या भारत में पाई जाने वाली भ्रंश पर्वत श्रेणी कौन सी है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है भारत में। या फिर इसमें इंग्लिश में पूछ सकता है फोल्ट ब्लॉक माउंटेन्स के कौन से एग्जाम्पल्स है, तो आप बताएंगे कि विंध्याचल एंड सतपुड़ा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। और आपसे साथ ही साथ ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में जो घाटी बनी है वो कैसी घाटी है, तो आप बताएंगे भ्रंश घाटी है। कैसी घाटी है, भ्रंश घाटी है। तो इस भ्रंश घाटी में देखो इधर से बहाव होगा पानी का, इधर से बहाव होगा, दोनों तरफ जब बरसात होगी तो यहाँ पानी बहना शुरू करेगा, यानी कि इस स्थान पर जल बहना शुरू करेगा, और जल बह करके एक धारा का रूप ले लेगा, उसको हम नदी कहते हैं। जल बह करके जब एक धारा का रूप ले लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं। तो इस भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी को ही हम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। तो एक हमारे पास आंसर ये मिल गया कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी है उसमें जो नदी बहती है उसका नाम क्या है, नर्मदा है। सेकंड थिंग देखिए, सतपुड़ा माउंटेन रेंज ये रही, सतपुड़ा माउंटेन रेंज के ठीक नीचे एक नदी बहती है, ये आ गई, दोनों आकर के खंबात की खाड़ी यहाँ गिर रही है। इस नदी को हम ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ताप्ती नदी के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों नदियां भी आपको ध्यान में रखनी है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती। कौन से माउंटेन रेंजेस यानी कि कौन से पर्वतों के बीच में ये दोनों नदियां बहती है जो भ्रंश पर्वत है, उनका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल यानी कि सासाराम से गुजरात तक, और विंध्याचल के ठीक दक्षिण में आपने देखा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी देखी है आपने, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखी है, ठीक है। नेक्स्ट ये रेड वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यह महादेव। कौन सी है, महादेव पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, महादेव पर्वत श्रेणी है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो एक्चुअल में है क्या, महादेव मैकाल जो भी पर्वत श्रेणियां हैं ये इन्हीं सतपुड़ा की माउंटेन रेंजेस की ही कुछ ब्रांचेस हैं, जिसको हम एरिया वाइज क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है महादेव पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है, तो महादेव पर्वत श्रेणी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं अपना विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी कि उच्चतम चोटी, विंध्याचल की उच्चतम चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास कौन सी है, तो इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, इस चोटी का नाम आप ध्यान रखिएगा। अमरकंटक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसकी नियर अबाउट जो हाइट है 1048 मीटर्स के आसपास। कितनी हाइट है इसकी, 1048 मीटर्स के आसपास है। समझिए, अगर ये हमारे पास अमरकंटक की चोटी है, ये अमरकंटक की चोटी है, इस पर बरसात हुई, ये स्थान कुछ इस तरीके से देखने में है, ये अमरकंटक और उससे जुड़ी हुई चोटियां हैं, ये स्थान कुछ इस तरीके से देखने में है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो इसके दोनों तरफ पठारों का ढाल है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में भी, यानी कि पश्चिम में भी और पूर्व में भी। जब इनके ऊपर बरसात होगी तो वो ढाल के हिसाब से बहना शुरू करेगी, इधर को आएगी बह करके, और एक धारा इधर को बह करके चली जाएगी। तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, दो महत्वपूर्ण नदियों का सोर्स है ये, और उनका नाम है, एक का है नर्मदा और दूसरी का नाम है हमारे पास सोन नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है, सोन नदी। तो नर्मदा और सोन का उद्गम स्थान अमरकंटक है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और सोन का उद्गम स्थान भी कौन सा है, अमरकंटक है। तो अमरकंटक की ऊंचाई 1048 मीटर, नर्मदा और सोन नामक नदियां यहां से निकलती हैं, और अमरकंटक हमारे पास सबसे ऊंची चोटी है किसकी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो हमारे पास अमरकंटक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, विंध्यास की।
बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, मैं इस जगह लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है उसका? धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई लगभग 1350 मीटर के अबाउट है। कितने अबाउट है? कितनी ऊंची है? लगभग 1350 मीटर के आसपास है सतपुड़ा। तो ये वाली माउंटेन रेंज जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी होगी हमारे पास? सतपुड़ा। सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में, जैसे साउथ में हम चलते हैं, नीचे आ जाता है स्टेट महाराष्ट्र। साउथ में कौन सा जाता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको दो श्रेणियां देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी सतमाला श्रेणी। कौन सी? सतमाला पर्वत श्रेणी। कौन सी है ये? सतमाला, सतमाला पर्वत श्रेणी। और दूसरी आपकी अजंता और एलोरा की गुफाओं इसके अंदर स्थित हैं, वो मिलेगी आपको अजंता। अजंता ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और अजंता पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित सतमाला और अजंता। थोड़ा सा जब हम इन दोनों के पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर चलते हैं, तो हमारे पास गुजरात राज्य पड़ता है। गुजरात राज्य में कुछ चोटियां और हैं, जैसे अरावली के और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच के एक हिस्से में छोटी सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसका नाम है चंपानेर श्रेणी। पूछा गया है चंपानेर श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंपानेर गुजरात राज्य में स्थित है और ये अरावली पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अरावली पर्वत के किधर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। साथ ही साथ दूसरी हमारे पास, आपने सुना होगा गिर वन्यजीव अभयारण्य। गिर वन्यजीव अभयारण्य जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। और इसके लिए हमारे पास कौन सी पहाड़ी आ जाएंगी? दूसरी आ जाएंगी गिर पहाड़ियां। एक हो गई गिर पहाड़ियां गुजरात में, दूसरी हो गई चंपानेर की पहाड़ियां। चंपानेर और गिर की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये गुजरात में स्थित हैं। तो गिर वन्यजीव अभयारण्य भी है जो शेर के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गिर वन्यजीव अभयारण्य, गिर की पहाड़ियां कहाँ पर है हमारे पास? गुजरात में। अजंता हमारी औरंगाबाद में हो गई है। सतमाला महाराष्ट्र के उत्तर में पाई जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा 1, 3, 4, ये कुछ नंबर्स हैं। कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो कि ब्रांच है सतपुड़ा की और महादेव के बीच में स्थित, जैसे सकोली पहाड़ी, ये जबलपुर और रीवा के बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है? जबलपुर। जबलपुर जिला है महाराष्ट्र का, वो सॉरी मध्य प्रदेश का। जबलपुर हाई कोर्ट भी है मध्य प्रदेश का। जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात भी है, स्थित है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। कौन सा? जबलपुर। और रीवा, रीवा भी जिला है। इन दोनों के बीच में सकोली पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। बिजावर सीरीज, ये बिजावर शहर में है। किसके शहर में है? बिजावर। बिजावर जिला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश जो है आप जानते हैं भारत का एक हृदय स्टेट कहलाता है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसमें हीरे की खान और जो है दाल वगैरह के उत्पादन में बहुत अधिक आगे रहता है मध्य प्रदेश। तो यहीं की एक स्थान है बिजावर। बिजावर सीरीज बिजावर नामक जगह पर पाई जाती हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ में मिलेंगी आपको बिजावर। नेक्स्ट हमारे पास आती है छिपली और क्लोजपेट सीरीज। छिपली और क्लोजपेट सीरीज, तो देखो 1, 3 एंड 4 यहाँ पर मैंने मेंशन करा है। 1, 3 और 4 ये पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर स्थित है। थोड़ा जगह स्पेस कम था तो मैंने सिर्फ नंबर नोट कर दिया है, तो आप समझ लीजिएगा नाम क्या है 1, 3 और 4 के जो यहाँ पर मेंशन है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। छिपली हमारे बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है। बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है। जबकि क्लोजपेट भी हमारी बालाघाट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्थित है। सोपर पहाड़ियां छिंदवाड़ा और नागपुर के बीच में स्थित है। सोपर पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? छिंदवाड़ा और नागपुर के। तो ये पांचों सीरीज ऐसी हैं जो मिड ऑफ इंडिया के बीच में आती हैं। तो इन सबका नाम आपको ध्यान रखना है, सतलोई, बिजावर, छिपली, क्लोजपेट और सोपोर। इससे पहले मैंने आपको गुजरात राज्य में बताई जोरहाट की पहाड़ियां और गिर की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये सारी पहाड़ियां हैं, कुछ ऐसी जो इन्हीं माउंटेन रेंजेस के हिस्सा है। पूछा जाता है कौन से राज्य में कहाँ इनकी पोजीशन है, तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप रिवाइज करके देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि किस जगह ये स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा जब हम गुजरात से ये हमारे पास जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इससे पूर्व की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? पूर्व की ओर बढ़ते हैं। तो इससे सटी हुई उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्र में फैली हुई कैमूर की पहाड़ियां स्थित है। कौन सी पहाड़ियां? कैमूर पहाड़ियां। तो कैमूर पहाड़ियों का अधिकांश हिस्सा बिहार में है। कैमूर पहाड़ियों का अधिकांश हिस्सा कहां पर है? बिहार में है, पर कुछ हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी आता है कैमूर पहाड़ियों का। तो कैमूर पहाड़ी भी पूछी गई है। तो आपने देखो यहाँ पर अगर मेन हम नाम सुनते हैं तो अजंता, सतमाला, महादेव, कैमूर, विंध्याचल, सतपुड़ा,
गिर पहाड़ी और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आई थी चंपानेर की पहाड़ियां और 5 ये। तो इन पहाड़ियों के नाम सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं मध्य प्रदेश के अंदर अधिकांशतः हिस्सा जंगल वाला है। सबसे अधिक वन क्षेत्र अगर किसी राज्य के अंदर है तो वो कहाँ पर है, हमारे पास मध्य प्रदेश में स्थित है। और वो जो सारा का सारा हिस्सा है वो एक ऐसा हिस्सा है जो कि या तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी या फिर सतमाला पर्वत श्रेणी के अराउंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़े घने जंगल पाए जाते हैं, और इससे पहले जब मौसम अनुकूल रहता होगा तो और भी ज्यादा घने होंगे। अब टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा अच्छी होगी तो कुछ जंगलों को काट के रास्ते बना दिए गए हैं, पर पहले ऐसा रास्ता नहीं था, स्थितियां बहुत दुर्गम थी और चीजें थोड़ी सी ज्यादा ठीक नहीं थी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो भी राजा होता था वो कहाँ बैठता था, दिल्ली में बैठता था। दिल्ली वाला राजा अगर उसको पूरे इंडिया में अगर हमारे पास उसको जीतना है तो उसको अपने साउथ में अपनी सेना को भेजना पड़ेगा। तो कई बार उत्तर भारत के जो राजा लोग होते थे वो दक्षिण भारत का अभियान कम करना पसंद करते थे, क्योंकि ये पहाड़ियां उनका रास्ता रोक लेती थी। सेना को जो उनकी सेना होती थी उसको प्रॉब्लम होती थी, खाना वगैरह नहीं मिलता था। हिस्ट्री वाली वीडियोस जब आएंगे उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि आप देखते होंगे अगर अकबर का आखिरी अभियान जो सतमाला पर्वत श्रेणी के पास स्थित असीरगढ़ में है, अकबर का आखिरी अभियान कौन सा है, असीरगढ़ है, जो यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए मिलेगा। यहाँ पर तो उसने खत्म कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा था कि भैया जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम जो है दक्षिण भारत को जीत के लेके आओ, मेरे लिए कोहिनूर का हीरा वगैरह लेकर के आओ। गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। आपको सारी चीजें बताऊंगा मैं हिस्ट्री में, ठीक है। वीडियोज आप देखते रहिएगा लगातार। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि ये हमारे पास ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इनका रोल क्या है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है इन टर्म्स ऑफ इंडिया। तो इन टर्म्स ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है इसका, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारे पास मैंने आपको विंध्याचल पर्वत जो अरावली पर्वत श्रेणी बताई थी वो एक बहुत अच्छी मानसून विभाजक की तरह काम कर रही थी। उसने किसको डिवाइड कर दिया था, मानसून को, क्लाइमेट को, मानसून विभाजक, मानसून डिवाइडर की तरह काम कर रही थी। जबकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये कौन सी थी, अरावली, ये कौन सी थी, अरावली। जबकि हमारे पास जो विंध्याचल है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वो हमारे पास बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, जल विभाजक की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, जल विभाजक की तरह काम करती है। कैसे करती है समझ लेते हैं। उत्तर भारत के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां वर्ष भर बहती हैं। उत्तर भारत के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां वर्ष भर बहती हैं, जैसे गंगा और यमुना। वो आकर के जब इस तरफ को बहती हुई आती हैं, उनका ढाल इधर था, तो ये स्थान कुछ ऊंचा उठ गया है। इन पर्वत श्रेणियों की वजह से कैसा उठ गया है, कुछ ऊंचा उठ गया है। तो ये अपना रुख पश्चिम की पूर्व की ओर कर लेती हैं, और पूर्व की ओर करते हुए कहाँ चली जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। अगर ये स्थान ऊंचा नहीं उठता तो होता क्या, ये सारी नदियां बह करके कहाँ आ जाती, सीधी यहाँ आती। अगर ये स्थान यहाँ से सीधा ढाल होता तो कहाँ अपनी मोहाना कहाँ बनाती, यहाँ बनाती, खंबात की खाड़ी में आके अरब सागर में बनाती। पर हुआ क्या, हुआ ये नदियां इसकी ऊंचाई की वजह से कहाँ की ओर टर्न हो गई, इधर की ओर टर्न हो गई। हो गया जल विभाजन। इस तरीके से इसने इसके जल विभाजक का काम कर दिया। दूसरा, इन पहाड़ों पर जो भी नदियां पाई जाती है, इन पहाड़ों पर जो भी नदियां पाई जाती हैं, वो नदियां ग्लेशियर्स से तो बन नहीं रही हैं, वो नदियां हमारे पास वर्षा के ऊपर डिपेंड करती हैं। वर्षा होगी जल बहेगा, नदी बहेगी, वर्षा नहीं होगी जल नहीं बहेगा, नदी नहीं बहेगी। तो हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जैसे नर्मदा है, कौन सी है, नर्मदा है, ताप्ती है, क्षिप्रा है, पार्वती है, ये सारी नदियां अपना जल इस ओर बहा रही हैं, क्योंकि इधर ढाल है। कौन सा ढाल है, इधर की ओर बहा रही हैं। जबकि सोन नदी, टोंस नदी या तमसा बोलते हैं इसको, टोंस नदी, और हमारे पास है केन और बेतवा, ये नदी हमारे पास अपना ढाल पूर्व की ओर बना रही है। ये पश्चिम की ओर बह रही है, ये पूर्व की ओर वो बह रही है। देखो ये वाला जल हमारे पास जो आने वाला है अरब सागर में आने वाला है, ये वाला जल जो जाने वाला है ये कहाँ जाने वाला है,
बंगाल की खाड़ी में जाने वाला है। जल का डिवीजन हो गया, एक जल हमारे पास बंगाल की खाड़ी में जाने वाला है, दूसरा जल हमारे पास अरब सागर की ओर जाने वाला है। तो हमारे पास जल विभाजक हो गया। तो ये रोल किसने प्ले करा? विंध्याचल पर्वत श्रेणी ने प्ले करा। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जल विभाजक की तरह काम करती है। आईएएस के हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसके ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताता हूं कि इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किस तरीके की चट्टानों से हुआ है। तो ये जो इसके अंदर हमारे पास जो पर्वत श्रेणियां होती हैं उनके ऊपर से उनसे जो हम चीज प्राप्त कर सकते हैं वो होता है स्टोन। सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाली चीज कौन सी है उनके साथ? स्टोन है। तो स्टोन हमारे पास यहाँ से ग्रीन स्टोन, रेड स्टोन, ग्रीन स्टोन और रेड स्टोन, संगमरमर, इसकी ये सारी चीजें हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। रेड स्टोन और ग्रीन स्टोन किससे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से प्राप्त होता है। साथ ही साथ भारत के अंदर डायमंड एक ही जगह से निकलता है। भारत के अंदर डायमंड कहां से निकलता है? एक ही जगह से निकलता है, पन्ना जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? पन्ना, जहां एकमात्र हीरे की खान कौन सी है? पन्ना है, मध्य प्रदेश में। और वो भी कहां पर स्थित है? इसी विंध्याचल में स्थित है, विंध्याचल रेंज के निकट या इसके क्षेत्र या एरिया में ही स्थित है। तो ये वाला भी डायमंड कहाँ पाया जाएगा हमारे पास? यहीं पर पाया जाएगा। इसके अलावा अगर थोड़ा सा सिग्निफिकेंस और देखते हैं तो ऊपर जाने पर यहाँ पर हमारे पास बुंदेलखंड पड़ता है। कौन सा एरिया पड़ता है? बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य, बुंदेलखंड। ध्यान दोबारा सुनिएगा, मालवा, विंध्य, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड यानी कि झांसी, उत्तर प्रदेश का झांसी और ललितपुर का क्षेत्र, झांसी और ललितपुर का क्षेत्र। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया। इस ललितपुर के क्षेत्र में, ललितपुर के एरिया में भी डायमंड मिलता है। तो ये डायमंड वाला एरिया लगभग किससे सटा हुआ हो गया? विंध्य से सटा हुआ हो गया। और एक सवाल पूछा भी गया है, भारत उत्तर प्रदेश में डायमंड कहाँ से सबसे सर्वाधिक पाया जाता है या किस क्षेत्र में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है? तो वो कौन सी रेंज में है? ललितपुर। आखिरी डिस्ट्रिक्ट है किसका? यूपी का। इतनी बात समझ के रखिएगा। विंध्याचल पर्वत से एक नदी और निकलती है जिसका नाम मैंने नहीं लिखा। ये पूर्व वाहिनी, पश्चिम वाहिनी हो गई। वैसे ये भी पूर्व वाहिनी नदी है, पर पहले ये उत्तर की ओर बहती है। ये नदी कहाँ की ओर बहती है? उत्तर की ओर बहती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। ये हमारी यमुना की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी, चंबल की घाटियां या द्रोणियां बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। डॉक्टर जो डाकू वगैरह होते थे वो इन्हीं द्रोणियों में छुपकर रहते थे और आपने इनकी कहानियां सुनी होंगी, पान सिंह तोमर वगैरह। तो चंबल एरिया समझ में आ गया। चंबल नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल करके उत्तर की ओर बहेगी। उत्तर की ओर बहने के बाद ये हमारे पास राजस्थान के कोटा शहर से पास होती हुई और हम इसमें हमीरपुर में आकर के इससे मिल जाएगी, यमुना नदी से मिल जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चंबल नदी भी इन्हीं पहाड़ियों से उद्गम हो रही है। फिलहाल नदियों वाले चैप्टर में हम इस चीजों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सिग्निफिकेंस था या रोल था, जो कि किसकी टर्म्स में था? जल विभाजक की टर्म्स में था। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से बनने वाले या मिड ऑफ रीजन से बनने वाली सारी माउंटेन रेंजेस जैसे बिजावर है, सकोली है, छिपली है, क्लोज पेस्ट है, सोपर है, अजंता है, सतमाला है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। इस वीडियो को आप प्ले करके, थोड़ा स्पीड मुझे लगता है ज्यादा हो गई है, कुछ लोग कमेंट्स करके कह भी रहे थे कि स्पीड कम करिए। तो स्पीड डेटा ज्यादा हो जाता है तो स्पीड जो है बढ़ी जाएगी। तो आप वीडियो स्लो प्ले करके इसको देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा।